हेलो दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, इसके बारे में एकदम बेसिक से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को एकदम निचोड़ करके एकदम अच्छे से बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो नोट्स अपने हाथों से बना लें। जैसे मैं अपने हाथों से लिखूंगा, इस मार्कर से आप अपने हाथों से लिखेंगे, अपनी पेन से नीली, काली, लाल जो भी आपको अच्छी लगती हो उसका यूज करते समय। पेपर में तो लाल यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी कॉपी में आप बढ़िया सजावट के साथ लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तो गारंटी देता हूँ एक एक लाइन पर एक एक चैप्टर आपको मैं समझा दूंगा और आप पढ़ाने भी लगेंगे चाहेंगे तो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा निगम कर या कंपनी कर। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए कंपनी कर या निगम कर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी कर या निगम कर। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कंपनी होती क्या है ना। कंपनी होती क्या है, कंपनी की परिभाषा आपको जानकारी में होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत परिभाषा जो दी गई है, डिफिनीशन जो दी गई है, समझिए। कंपनी की परिभाषा अगर आपको याद होगी तो ठीक है, नहीं याद होगी तो हमसे सुनिए। कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। कंपनी एक्ट के तहत बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कंपनी होती क्या है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। आप सोचिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित, विधि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम कहा जाएगा। क्या होता है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान का मतलब जिसे नियम कानून के तहत बनाया जाता है, जिसका समापन भी नियम कानून के तहत होता है। कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है मुहर होती है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी शाश्वत चलती रहती है। कंपनी जब भी स्थापित की जाती है तो कंपनी कभी बंद होने के उद्देश्य से नहीं स्थापित की जाती है। कंपनी शाश्वत चलती रहती है। शाश्वत का मतलब जन्म जन्मांतर तक। व्यक्ति आएंगे, अंशधारी आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। याद रख लीजिएगा फिर से अपने दिमाग में, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की परिभाषा। कंपनी जो होता है विधान द्वारा, नियम कानून द्वारा, ठीक है, नियम कानून द्वारा, याद रखिएगा, कंपनी जो है विधि विधान द्वारा, नियम कानून द्वारा बनाई गई कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब मुहर। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ बैंक में जाते हैं तो पहले मुहर लगता है, उसके बाद किसी अथॉरिटी का, किसी अधिकारी का सिग्नेचर होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, कंपनी से उनका जो लगाव होता है, कंपनी और कंपनी के सदस्य विच्छिन्न होते हैं। विच्छिन्न का मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी के सदस्य अलग माने जाते हैं। कंपनी कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार कंपनी का नियम कानून के तहत लाई जाती है, उसी प्रकार कंपनी का समापन भी नियम कानून के तहत होता है। तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए।
अब आपको बताने जा रहे हैं कंपनी पर कर कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी पर कर कैसे लगता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, कंपनी पर जो कर लगता है केवल केंद्र सरकार लगा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कॉरपोरेट टैक्स कौन लगाता है? कंपनी पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार का मतलब होता है भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है कंपनी पर टैक्स। कंपनी पर टैक्स कौन लगाता है? ठीक है, भारत सरकार। अपनी कॉपी में लिखना है आपको, क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 धारा है कि धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या लिखकर मैंने बताया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार। आपको अपनी लिखना है, कंपनी कर से तात्पर्य उस कर से है। अपनी कॉपी में लिखिए, कंपनी कर से आशय उस कर से है जो निम्न शर्तें पूरी करती है। कौन सी शर्तें हैं, इसे हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा हमारी बात को, एक एक टॉपिक को। क्या मैं बोल रहा हूँ? कंपनी पर कर कौन लगा सकता है? कंपनी पर कर केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार कंपनी कर का आशय उस कर से है जो निम्न शर्तें पूरी करता हो। उस शर्तें क्या हैं? आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या शर्तें? पहली शर्त है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है किस आय पर नहीं लगाया जा सकता? कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया? कॉरपोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्या? कंपनी द्वारा दिया गया कर अंशधारियों की ओर से दिया हुआ नहीं माना जाता। ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी टैक्स देती है, कंपनी द्वारा दिया गया टैक्स, जो कंपनी टैक्स दे देती है, प्रॉफिट कमाएगी, टैक्स दे देती है, अंशधारियों की ओर से दिया हुआ नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, जैसे कंपनी ने टैक्स दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंशधारी ने टैक्स दे दिया, उस पर वो लाभांश पाएगा तो उस पर अलग से टैक्स लगेगा, ठीक है। अगला लिखना है, अंशधारियों को प्राप्त लाभांश पर कर देना होगा।
अंशधारियों को कंपनी में क्या मिलता है? लाभांश। अंश धारियों को प्राप्त लाभांश में से कर देना होगा। याद रखिएगा हमारी बात को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, लिखते चलिए। कॉर्पोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी द्वारा दिया गया टैक्स अंशधारियों की ओर से नहीं माना जाता, कंपनी की ओर से माना जाता है। अंशधारी कंपनी में लाभांश पाते हैं। जो व्यक्ति अंश कंपनी में खरीदता है, डिविडेंड पाता है, उस पर अलग से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें इस संबंध में कोई छूट भी उनको प्रदान नहीं की जाती है। नोट लिख लीजिएगा, इस संबंध में कोई छूट भी नहीं प्रदान की जाती है। नोट लिख लीजिएगा, इस संबंध में कोई छूट भी नहीं प्रदान की जाती है कि अगर आप लाभांश पा रहे हैं तो इस पर आपको कोई डिडक्शन दे दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन लाभांश पर नहीं मिलेगा। कंपनी से कोई व्यक्ति, कोई कंपनी पैसा कमाएगी तो उसको छूट नहीं मिलेगी। इसको लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपनी। क्या लिखना है? कंपनी। कंपनी में आपको लिखना है कंपनी का अर्थ निम्न से है। एकदम साफ साफ एक टॉपिक समझिएगा। कंपनी का अर्थ निम्न से है। कैसे है निम्न से? कंपनी के अर्थ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी पढ़ा रहे हैं आप, देख लीजिएगा। कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स लिखना है। वह कोई भी भारतीय कंपनी हो। कंपनी किसे माना जाएगा? जिस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। वह कोई भी भारतीय कंपनी हो लिखना है नहीं। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाएगा? वह कोई भी भारतीय कंपनी हो, कोई भी इंडियन कंपनी हो, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा नंबर आपको लिखना है, भारतीय कंपनी वह कंपनी होगी जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम में हुआ होगा, भारतीय कंपनी एक्ट में हुआ होगा, वही भारतीय कंपनी है। आगे लिखना है, वह विदेशी कानून के अंतर्गत समामेलित हो। वह विदेशी कानून के अंतर्गत समामेलित हो। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी है तो भारतीय कानून के अंतर्गत समामेलित होगी। समामेलन का मतलब स्थापना से है, रजिस्ट्रेशन से है, पंजीकरण से है, जहां से सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कंपनी का संचालन किया जाता है। भाई भारतीय कंपनी होगी तब भी कॉर्पोरेट टैक्स देगी। क्या विदेश की कंपनियां भारत में नहीं हैं? जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं विदेशी कंपनी है, जिस मोबाइल से आप वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी विदेशी कंपनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। भारत में व्यापार कर रही हैं तो उसका समामेलन, उसकी स्थापना कहाँ हुई होगी? उसकी स्थापना भारत के बाहर हुई होगी, विदेशी कंपनी अधिनियम में हुई होगी। उस पर भी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद कहा गया है, ऐसी कोई संस्था हो कोई निकाय हो, निकाय कोई संघ हो जो
भारतीय आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए कर योग्य हो। ध्यान दीजिएगा, कंपनी पर तो कॉरपोरेट टैक्स लगेगा ही, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स वहाँ पर भी लगाने का काम किया जाएगा जो कोई संस्था हो, जो कोई निकाय, निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, कोई संघ जिसे भारतीय आयकर अधिनियम 1922 लिखा है, 1922 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए कर योग्य मान लिया जाए, मान लिया गया हो, उस पर भी कॉरपोरेट टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। ठीक है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कोई भी हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। एक अगला टॉपिक की भी हो गया। अपनी कॉपी में अब लिखना है कॉरपोरेट कंपनियों के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, कंपनियों के प्रकार। कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं, किसकी नज़र में? भारत सरकार की नज़र में। क्यों भारत सरकार? क्योंकि कंपनियों पर भारत सरकार ही टैक्स लगा सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। कंपनियों पर कौन टैक्स लगाता है? भारत सरकार। कंपनियों की प्रकार, जैसे बहुत सारी कंपनियां, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें आपको लिखना है पहले पर भारतीय कंपनी। याद रखिएगा, भारतीय कंपनी किसे कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी वह कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत पंजीकृत मतलब रजिस्टर हुई हो। भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वह कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उसे भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इसके पहले भी 1956 था, उसके अंतर्गत रजिस्टर हों, पंजीकृत हों। ठीक है, अगला आपको लिखना है, बहुत सारी कंपनियां केंद्र सरकार स्थापित करती है, बहुत सारी कंपनियां राज्य सरकार स्थापित करती हैं। स्थापित करने की बात हो रही है, टैक्स देने की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है, के अंतर्गत स्थापित कंपनी भी भारतीय कंपनी होगी। याद रखिएगा, भारत सरकार, केंद्र सरकार जिसे बोला जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत जो कंपनी स्थापित होती है उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कौन सी कंपनी? भारतीय कंपनी बोला जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है ऐसी संस्था, समुदाय अथवा निकाय, बहुत सारी संस्थाएं ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं,
कोई संस्था होती है, कोई समुदाय होता है, कोई संगठन होता है, कोई निकाय, मतलब निकाय का मतलब नगर पालिका, निकाय होता है जिसे कंपनी घोषित कर दिया गया हो, उसे भी भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ 4th नंबर क्या है। 4th नंबर में कहा गया है जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए उन्हें भी भारतीय कंपनी माना जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में जो भी कंपनियां होंगी, पहले क्या नियम था, जब से धारा 370 लग गई तब वहाँ पर दूसरा कुछ नियम चलता था। धारा 370 जो लगी, जो मोदी जी ने लगाया, उससे क्या हुआ, भारतीय कंपनी सब नियम जो यहाँ लगेगा वही नियम वहाँ लगेगा, जो वहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा। पहले यहाँ का नियम अलग था, हमारा था जो पूरे भारत में लागू होता था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अपवाद लिखा जाता था। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, उसमें तमाम संशोधन हुए हैं संविधान में, तब से जो नियम यहाँ लागू है वही नियम वहाँ लागू होगा। पहले ऐसे मिलता था ना, लिख देते थे ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर छोड़कर, अब ये शब्द नहीं लिखा जाता है छोड़कर। जम्मू कश्मीर राज्य में भी कोई कंपनी होगी तब भी उसे भारतीय कंपनी माना जाएगा। अगले बार आपको ध्यान देना है, प्रत्येक दशा में उसका रजिस्टर, प्रधान कार्यालय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी किसे कहा जाएगा, प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ हो, भारत में रजिस्टर हो। भारत में अगर मुख्य कार्यालय है तो उसे भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीख मिली, कंपनी में क्या शामिल किया जाएगा, वह कोई भी भारतीय कंपनी हो, वह विदेशी कानून के अंतर्गत समामेलित हुई हो, उस पर भी कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। संस्था है, निकाय है, संघ है, जिसे भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम द्वारा कंपनी घोषित कर दिया गया है, उस पर भी कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। कंपनियों के प्रकार में भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी में नंबर 1 पे है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित हुई हो। संस्था, समुदाय, संगठन, निकाय, बहुत सारी संस्थाएं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं, बहुत सारे समुदाय, संगठन हैं जिनको बाद में कंपनी घोषित किया जाता है, क्योंकि कोई संस्था रहेगी उस पर कम टैक्स लगेगा, ट्रस्ट रहेगा तो पर कम टैक्स लगेगा। अगर वो कंपनी घोषित कर दिया जाए तो सरकार को 30-30, 40-40% टैक्स मिलता है, 50-50%। जो नियम कुल लगेगा वही जम्मू कश्मीर में लगेगा, यहाँ कोई अलग से संविधान नियम नहीं लागू होगा। प्रधान कार्यालय भारत में होगा, इसे भारतीय कंपनी की श्रेणी में डाला जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ देशी कंपनी किसे कहा जाता है, घरेलू कंपनी किसे कहा जाता है। आपको अपनी कॉपी में आगे लिखना है देशी कंपनी के बारे में, जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जाना जाता है। आपको लिखना है दूसरा, देशी कंपनी जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जानते हैं। देसी कंपनी जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जानते हैं, होता क्या है देखते चलिए। कहा गया है घरेलू कंपनी वह कंपनी है जो अपनी कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित और भुगतान करने पर प्रबंध कर दिया हो। घरेलू कंपनी व देसी कंपनी वह कंपनी होती है जो भारतीय कंपनी हो। ध्यान दीजिएगा, घरेलू कंपनी कौन सी हो, पहली बात भारतीय कंपनी हो, एक एक टुकड़ों में लिखोगे तो याद रहेगा, भारतीय कंपनी हो। दूसरा नंबर आपको लिखना है, क्या दिया गया है इसमें कहा गया है अपनी कर योग्य आय के संबंध में अपनी
कर योग्य आय के संबंध में, कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित, भारत में लाभांश घोषित तथा भुगतान करे। याद रखिएगा, घरेलू कंपनी, देसी कंपनी वह कंपनी होती है जो क्या करती है, अपनी आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित करेगी तथा भारत में लाभांश का भुगतान करने का काम करेगी। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, क्या करना है, तीसरा नंबर लिखना है कंपनी अपने समस्त अंशधारियों का रजिस्टर भारत के नियम से रखती है। कंपनी अपने सभी अंशधारियों का रजिस्टर भारत में रखती हो। कहाँ रखती हो? भारत में रखती हो। और भारतीय नियम के अनुसार रखती हो। जो रजिस्टर होता है भारत में रखे और भारतीय नियम के अनुसार रखे। ठीक है, आपको ध्यान देना है आगे क्या कहा गया है, अंश रजिस्टर रखना अधिक से अधिक कर निर्धारण 1 अप्रैल तक प्रारंभ हो जाना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल से पूरी प्रक्रिया इनकी 1 अप्रैल से प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? रजिस्टर रखने की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लाभांश घोषित करने लाभांश घोषित करने का स्थान भारत होगा। जो डिविडेंड घोषित किया जाएगा वो भारत में ही घोषित किया जाएगा, भारत के बाहर घोषित नहीं किया जाएगा। 5वां नंबर लिखना है समस्त लाभांश अंशधारियों को केवल भारत में देगी होगा। सभी लाभांश अंशधारियों को भारत में दे होगा। मतलब कि भारत के बाहर कोई भी लाभांश नहीं जाएगा। घरेलू कंपनी के संबंध में बड़ी मेहनत से इतना मैंने टॉपिक लिखा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भारतीय कंपनी हो, अपनी कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित करे तथा भुगतान करे। कंपनी अपने सभी अंशधारियों का रजिस्टर भारत में रखती हो, भारतीय नियम के अनुसार रखती हो। 1 अप्रैल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। लाभांश घोषित करने का स्थान भारत होगा। सभी लाभांश अंशधारियों को भारत में दे होगा। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर है जनता के सारवान हित वाली कंपनी। तीसरा नंबर जनता के
सारवान हित वाली कंपनी, जनता के सारमान हित वाली कंपनी। ठीक है, सबसे पहले लिखना है सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी। पहला लिखिए सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी। सरकारी स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी में सरकार का मालिकाना हक हो। सरकार का मतलब है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, कम से कम 40%। ठीक है, कम से कम जिस कंपनी में 40% हिस्सा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, इन सब के पास आप मान सकते हैं। केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार हो या रिजर्व बैंक के पास जिस कंपनी में हिस्सा होगा उसे कौन वाली कंपनी? सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी माना जाएगा, जनता का हित रखने वाली कंपनी माना जाएगा, जनता के सारवान हित वाली कंपनी माना जाएगा। अगला लिखना है बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी। दूसरा, बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जनता को सेवा प्रदान करना होता है, जनता को पुण्य प्रदान करना होता है, जनता पुण्य कमाने के लिए स्थापित की जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी या अलाभकारी या गैर व्यापारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। जो जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ठीक है, लाभ कमाने से उद्देश्य नहीं होता बल्कि इनका सेवा प्रदान करना होता है। बहरहाल स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अनाथालय हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, ये सब क्या है? ठीक है, वेरी गुड शर्मा जी। तीसरा नंबर आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है बोर्ड द्वारा घोषित कंपनी। बोर्ड मतलब कोई भी कंपनी जिसे सरकार द्वारा बोर्ड घोषित कर दिया जाए, जो जनता के हित को रखती हो, सरकार उसे बोर्ड घोषित कर दे, सरकारी कंपनी घोषित कर दे, उसे जनता के सारवान हित वाली कंपनी के नाम से जाना जाएगा। पारस्परिक लाभ समिति, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर पारस्परिक लाभ समिति, पारस्परिक जो लाभ रखती हो, जिसमें लाभ का एक आपस में मिलकर लोग फायदा कमाने के उद्देश्य से कोई संस्था स्थापित करते हैं, उसे बोला जाता है पारस्परिक लाभ। कौन इसे घोषित करेगा? केंद्र सरकार इसे कंपनी घोषित कर सकती है। जिसमें पारस्परिक लाभ का मतलब जिसमें जनता का हित हो, जनता का कोई अहित ना हो, उसे पारस्परिक लाभ वाली कंपनी के नाम से घोषित किया जा सकता है। पांचवा नंबर, ठीक है, आपको ध्यान देना है, लिखना है आपको सहकारी समिति। सहकारी समिति वाली कंपनी। सहकारी समिति वाली कंपनी किसे बोला जाएगा?
सहकारी समिति वाली कंपनी उसे बोला जाता है जिसमें 50% मताधिकार सहकारी समितियों के पास हो। सहकारी समितियों 50% मतलब आधे से अधिक मताधिकार सहकारी समितियों, सह का मतलब साथ साथ जो मिलकर काम करते हैं, सहकारी समितियों के पास जो हो उसे सहकारी समिति वाली कंपनी कहा जाएगा। आपको ध्यान देना है, इन टॉपिकों को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, सारवान हित बार बार मिलता है, सारवान हित का मतलब क्या होता है, पूरा टॉपिक समझिए। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, सारवान हित किसे कहते हैं। सारवान हित, सारवान हित किसे कहा जाता है, हेडिंग डाल लीजिएगा। सारवान हित का मतलब एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित कब माना जाता है, लिख लीजिए। एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित तब माना जाता है, एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित तब माना जाता है जब उसके पास अपने हित के लिए अंश हों, जब उसके पास अपने हित के लिए अंश हों। ध्यान दीजिएगा, अंश कितने होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, जिन पर कम से कम 20%, यानी कि कंपनी में अगर 100% अंश है पूरा, तो 20% अंशों पर मताधिकार हो। मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार हो, उसे सारवान हित वाली कंपनी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। उसके बाद परंतु ऐसे अंश नहीं शामिल होंगे जिन पर निर्धारित दर से लाभांश मिलेगा, मतलब जिन पर लाभांश की दर निश्चित हो पहले से, वैसे अंशों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपका सारवान हित वाली कंपनी का हो गया। अपनी कॉपी में अगला लिखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। अपनी कॉपी में अब अगला टॉपिक लिखना है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। अपनी कॉपी में लिखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। सार्वजनिक का मतलब सरकारी, सार्वजनिक का मतलब सरकारी। ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य के, ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा या विशेष प्रस्ताव द्वारा स्थापित हो। ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित हो। ध्यान दीजिएगा, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं। उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं। मतलब कि केंद्र सरकार के नियम द्वारा, राज्य सरकार के नियम द्वारा जिस कंपनी की स्थापना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं।
ठीक है, अगला लिखना 3 हो गया। चौथा, फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो घरेलू नहीं है, जो देसी नहीं है, जिसका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ है, उसे ऐसी कंपनी जो घरेलू नहीं है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विदेशी कंपनी। याद रखिएगा, जिसका प्रबंध व नियंत्रण भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत ना होता हो उसे विदेशी कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब बात आएगी कर दायित्व की गणना, निवास स्थान की गणना अब आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसे अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करेंगे। फिर निवास स्थान नेक्स्ट टॉपिक।